आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इरिगेशन टॉपिक को। इरिगेशन हमारा आज का टॉपिक है। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, अच्छा इरिगेशन किस टॉपिक के अंदर है ये भी जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हमारा बड़ा था तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, हमारा एक टॉपिक था जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये हमारा टॉपिक था। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर हम लोगों को पढ़ना था पहला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, है ना। और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर है हमारा दो टॉपिक, पहला का नाम है मैन्योर और दूसरा का नाम है फर्टिलाइजर्स, है कि नहीं। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। न्यूट्रिएंट, देखो सबसे पहला टॉपिक क्या, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसके अंदर कौन सा टॉपिक, पहला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर है हमारा कौन कौन, मैन्योर और फर्टिलाइजर, वो हमारा पहला था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर। अब दूसरा हमारा आता है आज का टॉपिक इरिगेशन, ठीक है। और इरिगेशन के बाद आपका तीसरा टॉपिक आएगा क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिकली सबसे पहले इरिगेशन। जानते हैं कि आखिर इरिगेशन टॉपिक में आपको क्या नया कुछ सीखने को मिल सकता है। देखा जाए सबसे पहले तो यहाँ पे इरिगेशन का डेफिनेशन ही लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स by means of wells, canals, rivers, tanks etc is known as irrigation। मतलब कि जिस भी तरीके से आप अपने फसल को क्या कीजिए, पानी सप्लाई कीजिए, चाहे वो पानी सप्लाई आप वेल से कर सकते हैं या फिर आप कैनाल से कर सकते हैं, रिवर से या फिर टैंक से या फिर कोई और तरीका आपके पास है, उससे भी यदि आप अपने फसल को पानी प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो यही हमारा प्रोसेस कहलाएगा इरिगेशन, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए, बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन था। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन सफिशिएंट रेनफॉल। देखिए आज भी हमारा भारत आज इतना डेवलप हो गया है, लेकिन आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहाँ पे कि लोग अपने खेती को करने के लिए आज भी बारिश पे डिपेंड है कि नहीं। मतलब कि आज हम लोग इतना ज़्यादा डेवलप कर गए हैं, हमारा साइंस आज इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, इसके बावजूद भी हम लोग आज भी अपने खेत को पानी देने के लिए आज भी हम लोग बारिश पे ही निर्भर हैं। क्योंकि बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे कि पानी बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी का कमी है। तो वहाँ के किसान किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड है। उनका केवल यही इच्छा होता है कि भाई अच्छा सा बारिश हो जाए तो हमारा फसल बढ़िया तरीके से फल फूल जाए, है ना। तो बारिश पे आज भी हमारे किसान निर्भर हैं। आगे, मैनी टाइम्स पुअर रेनफॉल कॉज क्रॉप फेलियर। बहुत बार देखो दो कंडीशन यहाँ पे बनता है। पहली बात, बारिश ज़्यादा नहीं चाहिए, बारिश ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, दोनों से प्रॉब्लम है। ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि बाढ़ का सिचुएशन आ जाए, आपका फसल पूरी तरीके से दहा के चला जाए। लेकिन यदि कम होगा तो फिर आपके प्लांट को फिर आपके क्रॉप को पानी नहीं मिल पाएगा बढ़िया से। तो ना पानी हमको ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, बराबर मात्रा में चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही पानी हम लोगों को चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा हो गया या फिर पानी कम हो गया तो हमारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट टाइम ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ एनी क्रॉप। देखो जब हम लोग फसल लगाते हैं और जब वो फसल ऊपर बढ़ रहा होता है, यानी कि फल फूल रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उस समय पे उसको पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है कि नहीं। फसल पक जाता है तो क्या पकने के बाद पानी देते हैं हम लोग? नहीं देते हैं। तो जब हमारा फसल यानी कि क्रॉप हमारा जब ग्रो कर रहा होता है, ग्रोइंग टाइम में हम लोग यदि उसको प्रॉपर वाटर दें तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्रॉप होगा वो अच्छा यील्ड करके देगा, यानी कि अच्छा प्रोडक्शन हमको करके देगा, है कि नहीं। तो पानी जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग को इक्वल अमाउंट में ज़रूरी है, उसी प्रकार से क्रॉप को भी पानी इक्वल अमाउंट में ज़रूरी है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था इस पॉइंट में कि जब हमारा फसल ग्रो कर रहा होता है उस समय पे यदि हम लोग अपने क्रॉप को एकदम बिल्कुल राइट मात्रा में, उचित मात्रा में यदि पानी देते हैं तो ये ज़्यादा संभावना है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। आगे, देयरफॉर मैनी मेजर्स आर यूज्ड टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड अंडर प्रॉपर इरीगेशन। यानी कि हमारे फसल को अच्छी तरीके से पानी मिल सके, प्रॉपर पानी उसको मिल सके प्रॉपर टाइम पे, इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं ताकि हमारे खेत को पानी पहुंच सके। जैसे आपने बचपन क्लास में पढ़ा होगा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब क्या है? ड्रिप मतलब क्या?
मतलब कि जहाँ जहाँ आपका प्लांट है वहाँ वहाँ आपका पाइप बिछा हुआ रहेगा और उस प्लांट के जड़ के पास उस पाइप में एक छोटा सा छेद रहेगा, जिससे कि बूंद 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 यानी कि ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरता रहेगा। इसी को तो हम लोग कहते हैं ड्रिप इरीगेशन। और स्प्रिंकलर सिस्टम कौन सा, बीच में खेत के बीच में एक पाइप रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, उसके ऊपर एक नोजल लगा रहता है, वो बार बार घूमता रहता है, जिससे पूरा एकदम स्प्रिंग के टाइप जैसा, मतलब कि बरसात के जैसा ना पूरे खेत में पानी जाता रहता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए हमारे प्लांट को अच्छी तरीके से पानी मिल पाए, इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिस को अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं, मकसद तो एक ही है। मकसद क्या है, अच्छा सा हमारा प्रोडक्शन हो जाए, है ना। इसके लिए हम लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाईली वेराइड क्लाइमेट। इंडिया का खास करके यदि बात किया जाए तो इंडिया में वाटर रिसोर्स का कमी नहीं है, मतलब कि पानी का कमी बिल्कुल भी नहीं है। यदि देखा जाए इंडिया में खास करके तो हमारे पास कितने सारे नदी हैं, है कि नहीं। अब तो बहुत सारे नदी हमारे गायब हो गए, वहाँ पे घर बन गया या फिर शहर बस गया, बहुत सारे ऐसे जगह हैं। लेकिन आज भी हमारे भारत में इतना सारा पानी का सोर्स है कि लगभग जो है पानी का कमी नहीं होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ जगह हैं जहाँ पे कि पानी का कमी हो जाता है कभी कभी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास खास करके भारत में पानी का कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ का क्लाइमेट जो है वो वेराइड क्लाइमेट है, मतलब कि बिल्कुल सूटेबल क्लाइमेट है। जिस प्रकार के आप क्रॉप उगाना चाहते हैं उस प्रकार के सीजन में उसको उगा लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से उगेगा, है ना। और सबसे खास बात तो यहाँ पे ये है कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप उगाया जाता है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि किसी भी सीजन में आप किसी भी क्रॉप को उगा देंगे तो उग जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इंडिया का खास करके बात करें तो हमारे पास खास करके वाटर रिसोर्स का तो कमी है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यदि हमारे पास पानी का कमी नहीं है तो इसके लिए हुआ क्या, सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर एडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चरल लैंड्स। यानी कि चलो एक और पढ़ लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। यानी कि जिस जगह पर आपका जैसा पानी है उस पानी को आप वैसे इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के लिए अपने खेत में। जैसे मान लीजिए यदि आपके खेत के आसपास नदी है तो आप क्या करेंगे, बेसिकली नदी में पाइप डालेंगे, जनरेटर स्टार्ट करेंगे और पानी को लेकर अपने खेत में सिंचाई कर लेंगे, यानी कि पानी का वहाँ पे ज़रा सा भी कमी नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपका खेत ऐसे एरिया में है जहाँ पे कि पानी का मात्रा बहुत ही कम है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे या तो आप स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाएंगे या तो आप ड्रिप इरीगेशन अपनाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे पानी का कमी है और उसी पानी से आपको पूरा खेत सींचना है। तो वही बात कहा गया है कि हमारे पास अलग अलग जगहों पर अलग अलग अमाउंट में पानी है, तो जिस प्रकार से पानी आपको अवेलेबल है, कम है, ज़्यादा है, उसी प्रकार से आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दिस इंक्लूड्स वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। यानी कि आप जो है वेल मतलब कुआं से पानी इस्तेमाल करते हैं अपने खेत के सिंचाई के लिए। कैनाल मतलब नहर से आप इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। रिवर से इस्तेमाल करते हैं और टैंक यानी कि टंकी से भी आप इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टंकी, घर वाला टंकी नहीं, वो तो बहुत छोटा है ना। ऐसा टंकी बनाया जाता है ज़मीन को खोद कर कि उसमें पानी ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो सके, ठीक है। तो उस पानी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं खेत के सिंचाई के लिए। तो हमारे पास बेसिकली यदि मोटा मोटी ऐसा कहा जाए तो हमारे पास पानी का साधन अलग अलग रूप में है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका जहाँ पर खेत है वहाँ पे किस प्रकार का वाटर का साधन है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना कि हमारे पास पानी जो है कुएं से भी मिल सकता है, कैनाल से भी मिल सकता है, रिवर से भी मिल सकता है, टैंक से भी मिल सकता है अपने खेत को सिंचाई करने के लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इन चारों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहले जानेंगे हम लोग वेल के बारे में, क्या है वेल के बारे में, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल्स। हमारा कुआं जो है ना वो 2 प्रकार का होता है, पहला डग वेल्स और दूसरा ट्यूब वेल्स। डग वेल्स का मतलब जो देखें आप बहुत बड़ा कुआं होता है ना, उसको खोद के निकाला जाता है मिट्टी, तब जाकर उसमें पानी। अच्छा, कुएं में क्या पानी हम लोग डालते हैं, नहीं, उस कुएं में पानी जो है ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड का पानी धीरे धीरे आते जाता है और वो उसका लेवल बढ़ता चला जाता है ना। तो 2 प्रकार का कुआं है। पहला कुआं है आपका डग वेल, जिसको कि हम लोग मैनुअली यानी कि हाथ से या फिर मशीन से उसको खोदते हैं, मिट्टी को बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसमें पानी जो है आप अपने आप अंडरग्राउंड वाटर इकट्ठा होते चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डग वेल।
और ट्यूबवेल आपका जिस प्रकार से घर में पानी आता है ना मोटर वाला, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबवेल। ट्यूबवेल क्यों? क्योंकि आपने जो घर में मोटर लगाया होगा, उस मोटर से आपने एक मोटा सा पाइप नीचे गाड़ा होगा मशीन से। वो क्या है का बेसिकली वो ट्यूब ही तो है, उसी ट्यूब के द्वारा तो आपके घर में पानी आ रहा है ना। तो आपके पास दो प्रकार का कुआं, एक कुआं डगवेल जो कि बहुत बड़ा देखने में लगता है आपको, जो कि गांव में आपको अक्सर दिख जाएगा, ठीक है। और एक होता है आपका ट्यूबवेल जो कि आपके घर में मोटर से पानी आता है, ठीक है। चलिए तो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। इन अ डगवेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, यानी कि डगवेल का यदि हम लोग बात करें तो डगवेल में पानी कहाँ से आता है? पानी आता है आपका वाटर बियरिंग स्ट्रेटा से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये वाटर बियरिंग स्ट्रेटा क्या है? देखिए वाटर बियरिंग स्ट्रेटा का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप कुएं को खोदते हैं ना तो कुछ नीचे आप जाते हैं, कुछ दूर तक नीचे जाते हैं और आप देखने लगते हैं, आपको ये दिखने भी लगता है कि पानी जो है ऑटोमेटिकली उसमें कलेक्ट हो रहा है। वो पानी कौन सा है? अंडरग्राउंड वाटर है कि नहीं? वही कहलाता है हमारा वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। वाटर बियरिंग स्ट्रेटा मतलब एक ऐसा लेवल तक आप पहुंच गए हैं नीचे जहां से कि आपका पानी मिलना शुरू हो चुका है, उसी को हम लोग कहते हैं वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। आगे, इन अ डग वेल वाटर इज लिफ्टेड बाय फिजिकली और ब्लॉक ऑपरेटेड डिवाइसेस। यदि कि डग वेल से आप पानी कैसे निकालते हैं? बेसिकली या तो फिजिकली बाल्टी को नीचे रस्से में बांध के नीचे डालिए, ऊपर खींच लीजिए पानी, पहला इसे निकालते हैं आप। या फिर आप क्या करते हैं, एक सिस्टम लगा देते हैं उसमें, और ब्लॉक यानी कि जो आपका बेसिकली बैल होता है उससे आप लोग पानी निकालते हैं। बैल को उस रस्सी से बांध देते हैं, वो घूमते रहता है चारों तरफ और आपका पानी बार बार निकलता रहता है। तो कुएं से पानी निकालने का आपके पास दो तरीका है। किस कुएं से? डगवेल से, ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे अब बात कर लेते हैं ट्यूबवेल का। इन अ ट्यूबवेल्स वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा। ट्यूबवेल में, अच्छा ट्यूबवेल में जो आप अपने घर में मोटर लगाते हैं, क्या उसके लिए आप बहुत बड़ा कुआं खोदते हैं क्या? नहीं, उसके लिए तो छोटा सा हम लोग कुआं खोदते हैं। कुआं नहीं कहेंगे उसको, बेसिकली गड्ढा कहेंगे। गड्ढा भी मत कहो उसको ना, एक तरीके से होल कहो, है ना। बहुत बड़ा यानी कि बहुत अंदर तक हम लोग होल खोदते हैं। बहुत छोटा यानी कि एरिया में देखा जाए तो वो कम होता है, लेकिन लंबाई में देखा जाए तो वो बहुत ही नीचे होता है ना। तो हम लोग बहुत नीचे तक मिट्टी को खोदते हैं और अपने पाइप को डालते हैं, मोटर से कनेक्ट करते हैं, मोटर को ऑन करते हैं, पानी अपने आप आने लगता है ना। तो इस घर वाला जो आपका मोटर होता है ना, उसको आप बहुत गहराई तक अंदर डालते हैं पाइप, तभी तभी जाकर आपको फ्रेश पानी मिलता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे वही कहा गया है कि इन ट्यूब वेल्स वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा, मतलब कि ट्यूब वेल में यदि आप अपने ट्यूब को नीचे गाड़ रहे हैं, यानी कि नीचे दे रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आपको बहुत ही गहराई तक अपने पाइप को नीचे डालना पड़ता है, तभी जाकर आपको पानी मिल पाता है, ठीक है। लेकिन कुएं में बेसिकली ऐसा देखा गया है कि बेसिकली आप 30 से 40 फुट खोदेंगे, पानी आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन ट्यूबवेल में ऐसा नहीं होता है। ट्यूबवेल वाले में यदि आपको अच्छा पानी चाहिए तो आपको कम से कम 50-60 फीट जो है आपको नीचे खोदना पड़ता है, तभी जाकर आपको पानी मिलता है। तो डीपर स्ट्रेटा का मतलब समझ में आ गया, यानी कि बहुत नीचे आपको खोदना पड़ेगा तब जाकर आपको पानी मिलता है, ठीक है। और मोटर लगा के आप पानी खींच लेते हैं बाहर। इन अ ट्यूबवेल वाटर इज लिफ्टेड बाय डीजल और इलेक्ट्रिसिटी रन पंप। आप ट्यूबवेल में पानी कैसे बाहर निकालते हैं? या तो डीजल का इस्तेमाल करके, जनरेटर चला के, या फिर आपके पास घर में मोटर है, बिजली है तो उसको स्विच ऑन करते हैं, आपका पानी बाहर निकल जाता है मोटर के द्वारा। मोटर क्या करता है? बेसिकली नीचे से एक प्रेशर लगाता है, पानी को ऊपर खींचता है और आपके टंकी को भर देता है ना। तो ये था हमारा वेल्स के बारे में। तो दो प्रकार का हमारा वेल होता है, पहला डग वेल और दूसरा ट्यूब वेल। अब उसके बाद और क्या था भाई? उसके बाद कैनाल है, उसके बाद रिवर है, उसके बाद टैंक है। चलिए कैनाल के बारे में बात कर लेते हैं। कैनाल के बारे में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इट इज़ एन एलोबरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। ये जो है ना कैनाल बेसिकली क्या होता है? नहर होता है। नहर मतलब कि एक प्रकार का आप कह लीजिए कि नाला होता है। नाला नहीं, नाला तो बहुत छोटा सा होता है, नाला से 3 गुना 4 गुना बड़ा, है ना। उस वैसा बना हुआ होता है नाला के जैसा ही, लेकिन नाला से 3 गुना 4 गुना बड़ा, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली कैनल, ठीक है। तो कैनल जो है एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार तरीका है इरिगेशन करने का। वहाँ पे पानी का लगभग कमी नहीं हो पाता है, ठीक है। वहाँ पे पानी आपका भरा हुआ रहता है कैनल में, पाइप को डालिए, पानी को खींच लीजिए मोटर से और पानी खेत में डाल दीजिए, ठीक है। आगे, इन दिस सिस्टम कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिवर्स। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम लोग अपने कैनाल में पानी कैसे डालते हैं? क्या कैनाल में पानी अपने आप आता है? नहीं, कैनाल में पानी आपका दो तरीके से आता है। पहला, आप क्या करते हैं, नदी में पाइप लगाते हैं, नदी से पानी खींच लेते हैं, किस में?
कैनल में, पहला ये हो गया आपका। दूसरा कैनल में पानी आता है बरसात का, बरसात के द्वारा जो कैनल में पानी इकट्ठा हो गया उसको भी हम लोग खेती के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो नदी से जो है हम लोग अलग अलग प्रकार के नदी से कैनल में पानी भर लेते हैं पाइप के द्वारा, और बाद में ज़रूरत पड़ने पे हम लोग उसी कैनल से पानी खेत में डाल देते हैं। उसके बाद द मेन कैनल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनल्स, यानी कि जो आपका खास मेन कैनल है वो हम लोग किसके में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे ब्रांच वाले कैनल में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वहाँ तक भी वो कैनल पहुँच पाए जहाँ पे कि हमारा रिवर का पानी नहीं पहुँच पाता है या फिर अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग मेन कैनल्स को बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ब्रांच वाले कैनल्स में, यानी कि उसका ब्रांच बना देते हैं। और बाद में एंड फर्दर ब्रांच कैनल्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज, बाद में उस ब्रांच कैनल को भी हम लोग और छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं ताकि हर एक खेत तक पानी हमारा पहुंच सके। ठीक है, टू इरीगेट फील्ड्स। बात समझ में आ रही है? मतलब कि सबसे पहले आपका मेन कैनल है, मेन कैनल को आपने किस में बांटा, ब्रांच में बांटा, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया ताकि अलग अलग खेतों के पास पहुंच जाए। उस ब्रांच कैनल को भी और आपने किस में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूटरीज में। डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब छोटे छोटे पाइप के जैसा, उसी के द्वारा आपका अलग अलग खेत में पानी जाता रहेगा ताकि हर एक प्रकार का जो खेत भी है, जो प्रकार का खेत है उसमें पानी मिलता रहे। ठीक है, तो कैनल से भी हम लोग कर लेते हैं आगे। उसके बाद था आपका रिवर। तो रिवर के लिए यहाँ पे बात कहा गया है रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर बोलो या फिर रिवर लिफ्ट सिस्टम बोलो, बात सेम। ठीक है, तो नदी से हम लोग कैसे करते हैं देख लीजिए इसमें। इन दिस सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स फॉर इरिगेशन इन एरियाज विच आर क्लोज टू रिवर्स। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि नदी के किनारे है ना खेत होते हैं हमारे, है ना, हम लोग नदी के किनारे भी फसल लगाते हैं। तो क्या नदी के किनारे कभी भी कैनल बनाने का ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या नदी के किनारे कभी भी ट्यूबवेल का वहाँ पे इस्टेब्लिश करना ज़रूरत है? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई हमारे बगल में नदी है, नदी इसमें पाइप डालेंगे, जनरेटर चालू करेंगे, खेत में पानी आ जाएगा, है कि नहीं? तो यदि खेत के बगल में नदी है तो इससे एक बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि आपको जो है ना कॉस्ट कम लगता है, यानी कि पैसा कम लगता है। डायरेक्टली आप क्या करते हैं, नदी में पाइप डालते हैं, जनरेटर चालू करते हैं और आपके खेत में पानी आ जाता है। तो नदी से पानी इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान है। आगे, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल इन दोज एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट और इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट वाटर रिलीज। तो जहाँ पर जिस जगह पर कैनाल नहीं पहुँच सकता है, जहाँ पर पानी का कमी है, वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, नदी के पानी का, है ना। और बेसिकली नदी का पानी ज़्यादातर इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो कि नदी के बगल में जिसका खेत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है टैंक। टैंक क्या है, नाम से ही मालूम चल रहा है टंकी होगा, लेकिन ये टंकी आपके घर वाला टंकी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है। ये टंकी जो होता है ना, ये बहुत बड़ा ज़मीन को खोद कर बनाया जाता है और उसमें फिर आपका पानी इकट्ठा किया जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे टैंक। टैंक्स आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर्स, मतलब कि ये जो होते हैं ना हमारे टैंक, साइज में नदी और कैनाल दोनों से छोटा होता है, नदी और कैनाल दोनों से छोटा होता है, लेकिन ये भी पानी अच्छा खासा स्टोर कर लेता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर स्मॉलर एरियाज। टैंक्स का इस्तेमाल बेसिकली ना छोटे मोटे एरिया के लिए किया जाता है, क्योंकि देखो बड़ा खेत होगा तो टैंक भी कम पड़ जाएगा, है ना। तो छोटा एरिया यदि आपको इरीगेट करना है, सिंचाई करना है, तो उसके लिए आपका टैंक्स बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये टैंक में पानी कहाँ से आता है। देखो टैंक में पानी आपका कैनाल में पाइप डाल दो, उससे खींच लो, या फिर नदी में पानी है तो उसका पाइप उसमें डालो या फिर खींच लो, ऐसे भी होता है, हमारा टैंक में पानी आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पे इरिगेशन वाला टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका एक और बचता है इसके अंदर, क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न टॉपिक के बाद आपका तीसरा वाला आएगा टॉपिक। तीसरा वाला क्या था, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए, तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का ये सबसे आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है क्रॉपिंग पैटर्न। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।